नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। सर वेव का रिवीजन करने जा रहे हैं हम लोग, वेव मोशन का रिवीजन करने जा रहे हैं। कम से कम 2 से 3-4 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो सर वेव मोशन का रिवीजन करने से पहले आपने ऑडियो रिवीजन कर लिया होगा, जो कि निहायत ही ज़रूरी है। बिना ऑडियो के कुछ भी नहीं होगा, ना कोई फ़ायदा होगा। ऑडियो रिवीजन नहीं किया तो कर लीजिए, उसके बाद वीडियो रिवीजन देखिए आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वेव। मैं क्वेश्चन से कराऊंगा रिवीजन। सर पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पढ़िए सर इस क्वेश्चन को, सीधा पढ़िए इस क्वेश्चन को। A progressive wave traveling along the positive x direction is represented by y is equal to xt. इक्वेशन ये दी है, a sin kx minus omega t plus phi. It's snapshot at t is equal to 0, यानी कि t is equal to 0 शुरुआत में उसकी फ़ोटो खींची गई तो कुछ इस तरीके से उसकी फ़ोटो आई। स्नैपशॉट है ये उसका। फॉर दिस वेव द फेज फाई इज, फाई की वैल्यू पूछी है, जो फेज डिफरेंस फाई है उसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन को पॉज करके पढ़िए, कोशिश करिए करने की, फिर मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ठीक, चलिए जिसका हो गया बहुत बहुत बढ़िया, बधाई। जिसका नहीं हुआ वो देख ले साहब। इस तरीके से एक वेव है, उसका स्नैपशॉट यानी कि फ़ोटो शॉट खींचा गया है, फ़ोटो से उसको खींचा गया है। ये है कुछ इस तरीके से वेव चल रही है यहाँ से। सब दिया भी है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये दिया है आपको। ठीक, ये फोटो इसकी किस टाइम पर है? t इज इक्वल टू 0 पर है, यानी कि एकदम शुरुआत की फ़ोटो है। ठीक, तो यहाँ से आप एक बात गौर करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। एट t इज इक्वल टू 0 ये वेव शुरू कहाँ से हो रही है? यहाँ से शुरुआत है इसकी। तो ये x कैसा है? निगेटिव। y भी 0 ले लिया गया, y भी, अरे y यही तो एक्सेस है, तो y अगर 0 है, t 0 है, तो x कैसा आ रहा है? देखिए निगेटिव आ रहा है। ठीक, तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे y 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? निगेटिव। और वो भी कितनी है x की वैल्यू निगेटिव में? थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, निगेटिव में ये रही वैल्यू पाई, 2 पाई और 3 पाई, यानी x जो है वो माइनस का 3 पाई है। जब y 0, ये y 0 वाली लाइन, t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वेव शुरू हुई है, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 पाई है। करो, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 पाई। तो अगर इस इक्वेशन में मैं, इक्वेशन जो हम लोग को दी है, इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू, देखिए आप गौर करिएगा, यही तो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, यही तो इक्वेशन दी है बच्चों। बाबू y की जगह 0 रख दें, 0, a साइन x की जगह कितना रख दूं? माइनस 3 पाई रख दूं, क्योंकि x माइनस 3 पाई है ना। t कितना है? 0 है, प्लस 5। तो मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन माइनस 3 के पाई, यही बचेगा प्लस 5। बोलो भाई, इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक, सॉल्व करेंगे तो अच्छा, इस 0 को मैं साइन 0 लिख दूँ इसकी जगह, दैट इज इक्वल टू साइन 0। साइन 0 0 होता है भैया, यानी कि माइनस 3 के पाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 5 इज इक्वल टू 3 के पाई आ गया। बोलो भाई,
के कांस्टेंट है, 3 भी कोई कांस्टेंट है, तो 5 प्रोपोर्शनल फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई का। क्लियर है सर, समझ में आ गया। तो फेज डिफरेंस है पाई का, पाई फिर 3 के पाई ऐसे आता है, तो आंसर होगा पाई। ठीक, पॉज करके समझ लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चल रहे। सर ये है अगला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपका करा हुआ क्वेश्चन है, आपको जब आपने ऑडियो रिवीजन रिवाइज किया होगा तो उसमें भी ये पॉइंट आया था, पढ़ लीजिए। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर, लेंथ 20 मीटर, इट सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। A short wave pulse introduced at the lowest end, it starts moving up the string. The time taken to reach the support, G10 लेना है। याद आ गया होगा सर आपको ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होने वाला है सर। आपको याद है एक रस्सी मैंने बनाई थी, एक क्वेश्चन है, ऑडियो रिवीजन में भी मैंने करवाया। अब रस्सी में मास है, वेव पल्स लोअर एंड पे जनरेट करी जाती है, तो ये ऊपर जाएगी ऐसे करके, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी √T/μ पे डिपेंड करती है और टेंशन लगातार बदलेगी। याद आया आपको? तो एल लेंथ की चलने के लिए जो टाइम का फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, T = 2√L/g निकाला था इंटीग्रेट करके। ऑडियो रिवीजन में मैंने बोला भी है। सब सिंपल, ये डायरेक्ट वैल्यू रखिए, काम ख़त्म करिए। 2L कितना दिया, 20 मीटर, G कितना है 10, ये कैंसिल होगा, दैट इज 2√2। इतना सेकंड का समय लगेगा। क्लियर है बच्चों? 2√2 सेकंड का टाइम लगेगा ऊपर जाने पे। मैंने इस क्वेश्चन में टेंशन भी निकलवाई थी, किसी जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू भी निकलवाई थी, v = √gx आया था। याद आया आपको? वही है ये। ठीक है सर, सर नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही जाना पहचाना सा क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक, पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लो। ठीक है, सब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहते हैं, एक इक्वेशन ऑफ वेव गिवन है, y = y0 sin 2π, फ्रीक्वेंसी f है ft - x/λ। ठीक सर, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी आपको याद होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी शायद आपको याद होगा a ओमेगा होती है, एम्पलीट्यूड इनटू फ्रीक्वेंसी। मुझे लग रहा है एम्पलीट्यूड की जगह y0 दिया है ना, एम्पलीट्यूड की जगह कितना दिया है, y0 रख दो यहाँ पर, y0 ओमेगा यानी कि 2πf, 2π × f, ये आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक, सब आपको याद होगा वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी n लैम्डा या फ्रीक्वेंसी f लैम्डा, याद आया? ठीक, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, उस जानकारी के हिसाब से जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो वेव वेलोसिटी की 4 गुना है। यही तो कहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज 4 टाइम्स ऑफ द वेव वेलोसिटी। ठीक है बाबू, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू रखें। मैक्सिमम वेलोसिटी y0 2πf इज इक्वल टू 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी कितनी है, f लैम्डा। मुझे लग रहा है f से f कैंसिल होगा, 2 से ये 2 बार कैंसिल होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू पाई × y0/2। ये आंसर। हाँ, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ा करेक्शन है बच्चों, तो वो आप कर लेना। सेकेंड ऑप्शन में पाई मैंने पहले इसलिए नहीं करवाया ताकि आप आंसर यही ना बोलने लगो, तो ये पाई y0 लिखा है,
बाई टू, पाई वाई नॉट बाई टू। तो सेकेंड ऑप्शन में पाई वाई नॉट बाई टू है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन सही होगा। करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो पाई वाई नॉट बाई टू, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। क्लियर है बच्चों? पॉज करके नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा, पॉज करके पढ़िएगा और आराम से क्वेश्चन को करिएगा। ये है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए सर। A transverse sine wave of amplitude A, wavelength lambda and frequency f is traveling on a stretched string। खिंची हुई रस्सी पर वेव चल रही है। The maximum speed of at any point of the string is v by 10। maximum v max आपको दिया है। v is the speed of propagation of the wave। a amplitude v 10 meter per second। lambda and f are given by frequency और wavelength आपको बतानी है, ठीक। आराम से पढ़िए, सॉल्व करिए, कोशिश करिए। जिनका हो गया उनको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका नहीं हुआ वो देख लो, हो जाएगा। आपको v max की वैल्यू कितनी दी है? v max दिया है v by 10, जहाँ पर v क्या है? v इज वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी यानी कि f लैम्डा या n लैम्डा, जो कहना चाहें, ठीक। एम्पलीट्यूड a आपको गिवन है 10 to the power -3। वेव वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है 10, ठीक, मीटर पर सेकेंड। आइए इसी इक्वेशन को लेके सॉल्व करते हैं। v max की जगह अगर आप कहिए तो मैं a ओमेगा लिख दूं, बोलो भाई। एम्पलीट्यूड की वैल्यू रखूं 10 to the power -3, ओमेगा की जगह 2 पाई f रखूं। v कितना दिया है? वेव वेलोसिटी कितनी दी है? 10 रखूं बाई 10। मुझे लगा 10 से 10 कैंसिल होगा, 1 आएगा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी गई है, पूरा ये टर्म यहाँ से यहाँ तक का नीचे जाएगा, तो 1/2 पाई इंटू 10 to the power -3। 10 to the power -3 को ऊपर ले जा सकते हैं, तो 10 to the power 3/2 पाई। दिस इज फ्रीक्वेंसी। क्लियर है सर? 10 to the power 3/2 पाई, ठीक है सर। चलिए सर, इसके बाद बात करते हैं, सेकेंड पार्ट है वेवलेंथ। हम जानते हैं v इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। v की वैल्यू 10, n या f जो भी कह दो। फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? 10 to the power 3/2 पाई इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालनी है, इस टर्म को ऊपर, 10 to the power 3 नीचे, तो आएगा 2 पाई इंटू 10/10 to the power 3। एक 10 से 2 बार कटेगा, ये ऊपर ले जा सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 to the power -2। आगे भैया आंसर क्लियर है? तो लैम्डा की वैल्यू 2 पाई इंटू 10 to the power -2। कोई दिक्कत? क्लियर है सर? चलो सर आगे चलते हैं, इसी पे आगे पहुंचते हैं। चेंज कर दूं, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। सब अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा। पढ़िए क्वेश्चन, नए टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है ये। आराम से पॉज करके पढ़ लीजिए क्वेश्चन, सॉल्व करिए। हो सकता है सॉल्व ना हो तो मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप कर लोगे। ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं इसके। पहले इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ, फिर आपको ऑप्शन से समझाता हूँ। सर इक्वेशन आपको दी हुई है, y is a function of x and t, that is 0.8 upon 4x plus 5t का होल स्क्वायर
+5 ये दिया, ठीक है साहब। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ y शुड बी फंक्शन ऑफ kx ± ओमेगा t अगर होता है तो ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने आपको बताया है, ऑडियो रिवीजन में आपने रिवाइज भी किया होगा। तो जैसे कि इक्वेशन हम देख रहे हैं दैट इज़ kx ± ओमेगा t, ये ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। हाँ मैंने आपको उसमें पॉइंट भी बताए थे कि अगर ब्रैकेट के अंदर दो टर्म जो लिखे हैं इनके साइन अगर डिफरेंट होते हैं तो वेव पॉजिटिव एक्सिस में ट्रेवल करती है। जो एक्सिस यहाँ लिखा होता है वो वेव का ट्रेवल का होता है, जो एक्सिस यहाँ लिखा होता है वो पार्टिकल का मूवमेंट का होता है। याद आया? और अगर साइन सेम होते हैं तो वेव नेगेटिव एक्सिस में ट्रेवल करती है। जैसा कि इसमें ब्रैकेट के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो दोनों साइन सिमिलर है, इसका मतलब ये जो वेव है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलेगी। तो जो वेव का मूवमेंट है दैट इज इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहले ऑप्शन में कहा गया है वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। क्लियर है सर? हाँ इस सिचुएशन में देखिए अगर इस तरीके की इक्वेशन होती है तो उसमें एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं साहब? एम्पलीट्यूड ये टर्म दिस टर्म अपॉन दिस टर्म होता है। वैसे मैं लिखवा चुका हूँ आपको दिस टर्म अपॉन दिस टर्म। तो अगर एम्पलीट्यूड निकालना होगा हमको तो ये पैटर्न याद ही रखो 0.8/5। मुझे लग रहा है 0.8/5 0.16 आएगा। तो ये एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ, शायद एम्पलीट्यूड में आप अगर गौर करेंगे तो यही है, एम्पलीट्यूड इज 0.16, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.16। बोलो भाई, इसका मतलब इसका सी ऑप्शन तो सही हो गया, आपको समझ में आ गया। ये एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट है, ऐसे इक्वेशन आ जाए तो ऐसे निकाला जाता है, ठीक। तो सी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग। अभी बाकी दो ऑप्शंस और बच रहे हैं साहब। अगर वेव वेलोसिटी निकालनी होती है तो वेव वेलोसिटी आप जानते हो, वेव वेलोसिटी ω/k होती है, याद है? यहाँ ओमेगा कंपेयर करेंगे kx, इससे कंपेयर करेंगे तो k दिया है 4 और ओमेगा है 5। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ दैट इज 5/4 दैट इज 1.25 मीटर। तो वेव वेलोसिटी ये आएगी 1.25 मीटर। आपसे ऑप्शन में कहते हैं कि ये जो वेव है, ऑप्शन अगर गौर करें आप, ऑप्शन में कहते हैं इन 2 सेकेंड इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। 2 सेकेंड में ये वेव 2.5 मीटर चल रही है। एकदम सर हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे? वेव वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 1.25 इज इक्वल टू एक्स निकालना है, टाइम 2 सेकेंड है तो एक्स इज इक्वल टू, ये दो ऊपर लाओगे 2.5 मीटर आएगा। इसका मतलब एकदम सही ऑप्शन है बी, 2.5 मीटर ही चल रही है वेव। ठीक है सर? हाँ, अब ये आपको थोड़ा याद रखना होगा, ऐसी जो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है वो सिमेट्रिकल वेव पल्स रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है? सिमेट्रिकल। ये लाइन कर लो, दिस इज सिमेट्रिकल वेव पल्स। कैसी वेव पल्स होती है भैया? सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल वेव पल्स रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी सही है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? बी, सी एंड डी। क्लियर है बच्चा? अच्छा क्वेश्चन था, अगर आएगा तो हूबहू रिपीट हो जाएगा, कुछ भी चेंज किए बगैर। ठीक है सर? चलिए सर, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आप गौर करिएगा। एक क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन।
दिख रहा है आपको? पढ़ लीजिए आराम से। एक स्ट्रिंग है, 2 मीटर लॉन्ग है, दोनों एंड पर फिक्स है, 240 हर्ट्ज से वाइब्रेट करवाई जाती है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन द थर्ड हार्मोनिक मोड। थर्ड हार्मोनिक मोड में स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है। आपसे पूछा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ द वेव्स। पॉज करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो देख लो, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 6। साहब एक स्ट्रिंग है, 2 मीटर लंबी स्ट्रिंग है, फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज है इसकी। तो 240 हर्ट्ज से ये ऑसिलेट करवाई जा रही, मान लीजिए ट्विनिंग फॉर्क 240 हर्ट्ज का है और ये अपने थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट करती है। तो मान लीजिए इसका फंडामेंटल F0 है, थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है, तो थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट करने का मतलब हुआ ये 3F0 में वाइब्रेट कर रही है। बोलो भाई, थ्री F0 इज इक्वल टू 240 हर्ट्ज दिया हुआ है आपको, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो 240 होगी। क्या यहाँ से आप F0 निकाल पाओगे? हाँ, F0 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 240/3। तो ये आएगा 80 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी 80 हर्ट्ज। आपसे लेंथ भी पूछी गई, वेलोसिटी पूछी गई ना। चलिए सर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर हमको पता है तो हम जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, स्ट्रिंग है ना तो V/2L। इसकी वैल्यू पुट कर दूँ 80, V निकालना है ना 2, लेंथ कितनी दी है 2 मीटर। बोलो भाई, तो मुझे लग रहा है ये 80 × 4 हो जाएगा, ऊपर ले जाओ, दैट इज 320 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी 320 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भैया, समझ गए? चलिए सर आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आराम से करिएगा। ये रहा, ये तो आपको ऑडियो रिवीजन में मैंने करवाया ही है। ओपन पाइप है, उसको आधा पानी से भर दिया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पॉज करके आराम से करिए। साहब आपको याद होगा, एक ओपन पाइप है L लेंथ का, फ्रीक्वेंसी F है, F की वैल्यू V/2L होगी। कहते हैं इस पाइप में आधा पानी भर देते हैं, हाफ वाटर भर देते हैं। याद आया सर आपको क्वेश्चन? साहब आधा पानी भर देंगे तो ये क्लोज्ड पाइप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड। ठीक, क्लोज पाइप हो जाएगा और उसकी लेंथ कितनी बचेगी? L/2। जो भी वेव जनरेट होगी ऐसे जनरेट होगी। पूरी लेंथ L थी ना, आधा भर दिया तो L/2। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी F' की बात करूं मैं, तो V/4L होता है ना, और लेंथ की जगह L/2 रखूं, लेंथ तो आधी हो गई ना, तो V ये 2 से 2 बार कटेगा, V/2L दिस इज, और यही तो शायद F है, तो F' इज इक्वल टू F। मैंने आपको याद भी करवाया था कि अगर ओपन पाइप को हम आधा पानी से भर दें तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई फ़र्क नहीं आता, वही रहती है जितनी जब वो ओपन था तब थी। क्लोज हो गया तब भी वही रही। क्लियर है सर? पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सोचने वाला है।
आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को। थोड़ा दिमाग में भी रखिएगा। ओपन पाइप इन द रेजोनेंस in second harmonic with a frequency f1. Now one end of the tube is closed and frequency increased to f2 such that the resonance again occur in the nth harmonic. Choose the correct option. चलिए साहब, ओपन पाइप है, ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहा है। ये मान लिया f1 फ्रीक्वेंसी है, f1 होगा 2 इंटू फंडामेंटल v/4l, सॉरी v/2l, ओपन है ना। फिर कहते हैं इसी पाइप को हमने क्लोज कर दिया, तो ये अपने nth हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी कितनी है f2, nth हार्मोनिक में v/4l। n ऑड नंबर होगा, कैसे नंबर होगा, ऑड, क्योंकि क्लोज पाइप है ना। क्लोज पाइप में ऑड हार्मोनिक होते हैं, ओपन पाइप में सारे होते हैं। आपको याद है ओपन ऑल, ठीक है। आपसे कहते हैं कि रेजोनेंस पे है, यानी कि फ्रीक्वेंसी लगभग सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं कह दूँ f2, इन दोनों इक्वेशन में रिलेशन निकालूं, तो f2 इस दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दो तो n/4 f1 आएगा। अरे डिवाइड कर दो, यही आएगा भाई, f2 = n/4 इंटू f1। और एक बात पक्की है कि यार f2 की वैल्यू f1 से ज़्यादा होगी, वही वाला ऑप्शन सही होगा। क्लोज कर दिया ना, और वो nth हार्मोनिक यानी ज़्यादा हार्मोनिक में जा रहा है वो, ठीक। अब यार थोड़ा गौर करो, दो ऑप्शन दिए हैं, एक दिया n = 5, एक जगह दिया n = 3, क्योंकि ऑड वाले ही सही होंगे, ऑड हार्मोनिक ही तो आएगा। f2 = या तो आएगा n की जगह 5/4 f1, या आएगा 3/4 f1। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा भाई? f2 ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में जाएगा, क्योंकि क्लोज कर दिया ना, क्लोज कर दिया तो पाइप की वैसे फ्रीक्वेंसी कम हो गई, v/4 आ जाती है फंडामेंटल, लेकिन वो रेजोनेंस कर रहा है तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो f2 की वैल्यू, ये वाला आंसर सही होगा। इसमें ज़्यादा है ना f1 से, इसमें तो कम हो गया, 3/4 1 से कम होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये। और अगर इस क्वेश्चन को थोड़ी समझने में दिक्कत हो तो दिमाग में रखना, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स इसमें आती हैं, तो ये वाला आंसर इसका सही है, f2 = 5/4 f1। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिएगा, पॉज करके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा पुराना क्वेश्चन है, कोई नया नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, पढ़ लीजिए आराम से, पॉज करके पढ़ लीजिए। सर पढ़ लिया? चलिए साहब जी, आपको एक इक्वेशन दी है, y = a cos kx - ωt। आपसे कह रहे हैं स्टेशनरी वेव बनानी है, तो स्टेशनरी वेव की पहली कंडीशन होती है कि वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलनी चाहिए, ठीक। तो यानी कि जो भी इक्वेशन होगी वो kx + ωt वाली ही होगी, क्योंकि ये वेव चल रही है पॉजिटिव x एक्सिस में, तो जो स्टेशनरी वेव बनानी है तो वो किस में चलनी चाहिए? नेगेटिव x एक्सिस में, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो दो ऑप्शन तो अपने आप कैंसिल हो गए, ये बना ही नहीं सकते, यही दो बनाएंगे, ठीक। उसके बाद कहते हैं x = 0 पर नोड है, x = 0 पर नोड है, x = 0 पर नोड बन रहा है, यानी कि x = 0 पर जो y डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होना चाहिए,
तो जो भी इक्वेशन होनी चाहिए वो y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, और दूसरी बनती है 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। आपको मैंने सिखाया था अगर ये इक्वेशन होगी तो x इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, नोड बनेगा, और ये इक्वेशन होगी तो x इज इक्वल टू 0 पर एंटी नोड बनेगा। याद आया आपको? ठीक, तो यानी कि ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिससे ये आए। बोलो भाई। अब दो इक्वेशन तुम्हारे पास बच रही, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सर, एक बार थोड़ा दिमाग में रखो। तो y जो इक्वेशन है एक a cos के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरी वाली है माइनस a cos के एक्स प्लस ओमेगा टी। साहब सॉल्व कर लो इसको, a कॉमन हो गया, cos a माइनस b का फॉर्मूला cos के एक्स cos a cos b प्लस साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। याद आया? इधर आएगा माइनस का है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। आ गई ये इसको, इस पर ध्यान दो, ये x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो नोड बनेगा। क्लियर है भैया? तो कौन सी दूसरी इक्वेशन होनी चाहिए? इसका मतलब जो दूसरी इक्वेशन है वो होनी चाहिए माइनस a cos के एक्स प्लस ओमेगा टी वाली। दिस इज आंसर। ठीक है, इसी से आगे हमारा, हमने वैसे तो मुझे पहले से आंसर पता था, उससे रखोगे तो नहीं आएगा, ये इससे आ जाएगा ये, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तभी आप कर पाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। चले सर, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये साहब एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार आराम से पढ़िए, यही मैं आंसर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ उसका। सर जी, स्टैंडिंग वेव कैन प्रोड्यूस, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो सकती है। पहला ऑप्शन है ऑन अ स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट द बोथ एंड। यस, स्ट्रिंग को क्लैम्प कर दो दोनों साइड से तो स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है। अरे गिटार से तार सब दोनों तरफ बंधे होते हैं ना, और स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है, बाउंडेड मीडियम। दूसरा ऑप्शन है ऑन अ स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। हाँ, रस्सी से बांध दो, एक तरफ से जनरेट कराओ, वेव जाके टकराएगी और फिर वापस आएगी। ये फ्री एंड होगा और वो रिजिड एंड होगा, तो स्टेशनरी वेव जनरेट हो सकती है। सेकंड भी सही है। तीसरा, व्हेन इंसिडेंट वेव गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल, एकदम सही है, दीवार से टकरा के वापस आएगी तो वो रिजिड एंड है, ये फ्री है। स्टैंडिंग वेव बाउंडेड मीडियम होना चाहिए ना, वेव जनरेट हो सकते हैं। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। चौथा है व्हेन टू आइडेंटिकल वेव इन द फेज डिफरेंस पाई आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इस सेम डायरेक्शन ये गलत दे दिया। स्टैंडिंग वेव की कंडीशन थी दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तब जनरेट होती है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी तो स्टेशनरी वेव जनरेट नहीं होगी। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, पहला, दूसरा और तीसरा। क्लियर बच्चों? आईटी के सब लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन है, ये सब आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। सर आइए इसके बाद बात करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। कहते हैं सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर, पानी के अंदर है। द स्पीड ऑफ साउंड इज 1500 है, एयर में 300 है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं कितनी होगी। अरे
बहुत आसान है, 600 ही होगी, क्योंकि आपको याद होगा मीडियम चेंज होने पर वेलोसिटी बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो आंसर क्या होगा? 600 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज। क्लियर है बच्चों? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं। इसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए सर, आराम से पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, फिर मैं सॉल्व करूंगा। A train is moving towards a stationary observer, speed 34 मीटर पर सेकेंड। चलिए सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग करिएगा, जिसका आंसर मैच हो जाए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका नहीं हुआ वो देख लो। बहुत आसान डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। एक साउंड सोर्स है, इधर जा रहा है, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, VO0 है, साउंड लाइन ऐसे चलेगी सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी n हर्ट्ज है, सोर्स की वेलोसिटी Vs 34 दी है पहले, सीन 1 है। साहब इक्वेशन बनाएंगे तो F1 जो सुनाई पड़ेगा वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी n अपॉन V माइनस VO ऑब्जर्वर की वेलोसिटी अपॉन V माइनस VS 34। फिर कहते हैं ये जो गाड़ी है वो अपनी स्पीड को 34 से कम करके कितनी कर लेती है? 17। बोलो भाई, V2 17 कर लेगी तो F2 कितना आएगा? F2 आएगा फिर n V माइनस 0 अपॉन V माइनस 17, यही तो आएगा VS प्लस होगा भैया, साउंड लाइन की डायरेक्शन में जा रहा है सोर्स। ठीक, दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दूं, F1 अपॉन F2, V माइनस 17 अपॉन V माइनस 34। V कितना दिया? 340 माइनस 17 अपॉन 340 माइनस 34, तो 323 अपॉन 306। साहब 17 से कट हो जाएगा, 17 से काट दोगे इसको, 17 से काट दोगे तो 19/18 आ जाएगा, तो F1 अपॉन F2 इज 19/18। क्लियर है बच्चों? पहला ऑप्शन मैच हो गया A। ठीक है सर, बोलो भाई, चलिए।